to dear student, welcome in my YouTube channel Genius Classes by अनिल राय सर। ठीक है, आज हम आप सबको वेलकम करता हूं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं और आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बना के डालते रहूं और फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड सभी टॉपिक को धीरे धीरे क्लियर करते जाऊँगा टॉपिक बाय टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है फिजिक्स में प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन पढ़ेंगे हम। अभी मैंने जो पिछला भी वीडियो डाला था प्रकाश का परावर्तन डाला था, आज डालूंगा किरण प्रकाशिकी में का सेकंड पार्ट है क्या, प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है देखिए, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब प्रकाश के अपवर्तन किस तरीके से होता है देखिए बताता हूं। भाई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। मान लिया कि ये कोई पृष्ठ है, ये दो भाग माध्यमों को दो भागों में बांट रहे हैं। ऊपर मान लेते हैं क्या है, विरल माध्यम है। विरल माध्यम क्या मान लेते हैं, वायु। ठीक है, और नीचे हम मान लेते हैं कौन सा माध्यम, सघन माध्यम। सघन माध्यम क्या हो गया, जल। ठीक है, तो कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो इस प्रकाश किरण को बिल्कुल सीधी आना चाहिए थी, लेकिन ये प्रकाश किरण सीधी ना जाकर ये अपने इस रास्ते से विचलित हो जाएगी। कैसे हो जाएगी विचलित, देखिए जिस बिंदु पर ये आपतित हुई है उस बिंदु पर हम ये अभिलंब डाल देते हैं। ये हमने एक अभिलंब डाला है, तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है इस तरीके से। तो प्रकाश किरण विरल से सघन में गई, देखिए प्रकाश किरण को सीधे में जाना चाहिए था, ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो कैसे हो जाती है, अभिलंब की ओर ये झुक गई। इस झुकने की घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो क्या हुई, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो वह क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये कौन सा कोण कहलाएगा, आपतन कोण कहलाएगा, और ये वाला कोण क्या कहलाता है, अपवर्तन कोण। यहाँ पर हमको क्या निकालना है, विचलन कोण। तो ये कितनी कोण से विचलित हुई है, विचलन कोण को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा बराबर बड़ा कोण है आई और छोटा कौन सा कोण है आर। तो ये हो जाएगा विचलन कोण कब, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी। और यदि प्रकाश किरण ऊपर कौन सा माध्यम ले लें हम, सघन माध्यम ले लेंगे। सघन माध्यम ऊपर कौन सा ले लिया हमने, कांच, और नीचे हमने क्या ले लिया, विरल माध्यम। विरल माध्यम हमने क्या ले लिया, वायु। अब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है। इसमें भी देखिए प्रकाश किरण को बिल्कुल सीधे जाना चाहिए, लेकिन प्रकाश किरण बिल्कुल सीधे नहीं जाती। जिस बिंदु पर आपतित हुई है इस बिंदु पर हमने ये अभिलंब डाल दिया। देखिए प्रकाश किरण को तो बिल्कुल सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये सीधी ना जाकर अपने रास्ते से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाती है। तो कैसे विचलित होगी, तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब यहाँ पर देखिए आपतन कोण क्या है, आई, और अपवर्तन कोण क्या हो गया, आर। इसमें विचलन कोण क्या रहेगा, आर बराबर डेल्टा बराबर आर माइनस आर। यदि हमको कॉमन फार्मूला लिखना है तो विचलन कोण डेल्टा बराबर नोट के अंदर लिख दीजिए आई माइनस आर। मतलब विचलन कोण किसमें होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। क्या परिभाषा मिली हमको, प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने रास्ते से विचलित हो जाती है। प्रकाश इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब इसमें दो पॉइंट याद रखना है, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। प्रकाश के परावर्तन के जैसे दो नियम थे वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहली बात कि ये जो इसमें आपतित किरण जो है, आपतित किरण, दूसरी अपवर्तित किरण, तीसरा अभिलंब
ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों किस में रहेंगे? एक ही तल में होते हैं। दूसरी बात, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की जया, तो आपतन कोण की जया कौन हो गई? साइन आई, और अपवर्तन कोण की जया क्या हो जाएगी? साइन आर। इनमें एक निश्चित अनुपात होता है, इस निश्चित अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। किसका? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, इसको लिखते हैं 1μ2। ये पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम। पहला माध्यम कौन सा? जहां से प्रकाश किरण आपतित हो रही है। दूसरा माध्यम क्या? जहां पर प्रकाश किरण अपवर्तित हो रही है। मतलब क्या हुआ? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया साइन आर में एक निश्चित अनुपात होता है, जैसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये जो प्रकाश के अपवर्तन का जो नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है, इसमें जो दूसरा नियम है इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। स्नेल का नियम भी कहते हैं। अभी हमने पढ़ा प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मतलब वो जिस रास्ते से जा रही है उस रास्ते से न जाकर किसी दूसरे रास्ते से जाने लगे, तब इस प्रकाश की घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, प्रकाश के अपवर्तन होता क्या? प्रकाश का अपवर्तन का कारण क्या है कि भिन्न भिन्न माध्यम, मतलब जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो मतलब माध्यम बदल रहा है। जैसे प्रकाश किरण पहले वायु में है, कहाँ प्रवेश कर रही है? जल में, ठीक है, या फिर जल से किस में प्रवेश कर रही हो? काष्ठ में प्रवेश कर रही है, ठीक है, मतलब माध्यम बदल रहा है। तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण है क्या होता है? प्रकाश का चाल का भिन्न भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होना। मतलब भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, इसलिए प्रकाश का क्या हो जाता है? विचलन हो जाता है, और उस विचलन को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है और अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से क्या संबंध है? तो अपवर्तनांक क्या रहता है? माध्यम का वर्तांक निकालना, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल या माध्यम में प्रकाश की चाल। जो अपवर्तनांक रहता है उसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? सी, और माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होती है? भी। अब क्योंकि प्रकाश की चाल वायु में अधिक होती है, इसलिए जो अन्य माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो एक से लगभग कम होते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम, यदि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही, यहाँ तो प्रकाश किरण वायु से कहाँ प्रवेश कर रही थी? माध्यम में। अब यहाँ प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में यदि प्रवेश करे तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या चाहिए हमको? अपवर्तनांक। तो क्या फार्मूला बनेगा? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल अपान दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। मतलब पहले माध्यम में प्रकाश की चाल और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात रहता है वह पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक। यहाँ देखिए, प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक को कैसे प्रदर्शित करेंगे? 1μ2। तो ये पहले माध्यम में प्रकाश की चाल क्या मान ली? v1, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या सब कुछ कर लेंगे? v2। तो ये देखिए हमने यहाँ पर जैसे ही हम पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएंगे क्या बदलेगी? प्रकाश की चाल बदलेगी। जब प्रकाश की चाल बदलेगी तो क्या बदल जाएगा? अपवर्तनांक बदल जाएगा। अपवर्तनांक बदलेगा तो प्रकाश का क्या हो जाता है? विचलन हो जाता है, और प्रकाश का विचलन यदि हो जाएगा तो उसी घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ का है कि अपवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? अपवर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सापेक्ष अपवर्तनांक और दूसरा होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या अंतर है? निरपेक्ष, सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक जब प्रकाश किरण वायु से कहा, वायु या निर्वात से प्रकाश में प्रवेश करेगी तब ऐसे अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, और निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रकाश किरण कांच से कहां प्रवेश कर रही है? जल में, तो उस कांच के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक को सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। और जब प्रकाश किरण वायु से या निर्वात से किसी माध्यम में प्रवेश करेगी तब ऐसे अपवर्तनांक को क्या बोलेंगे? निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं।
टॉपिक प्रकाश की उत्क्रमणता का सिद्धांत। तो प्रकाश के उत्क्रमणता का सिद्धांत क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और यदि उसके मार्ग को पलट दिया जाए, उलट दिया जाए, तो वह जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से विपरीत दिशा में लौट जाती है। ठीक है, और इसमें हमको सिद्ध करना है a म्यू g इक्वल 1 g म्यू a। मतलब प्रकाश किरण पहले कहां से कहां गई है? वायु से कांच में, अब कांच से कहां जाएगी? वायु में। तो ये विपरीत दिशा में लौटना है, उत्क्रमणता का सिद्धांत हो जाएगा। यहाँ पर मान लिया कि कोई प्रकाश किरण ए बी वायु से कहां प्रवेश कर रही है? कांच में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर देखिए ए बी कौन सी किरण हो जाएगी? आपतित किरण हो गई। बी सी कौन सी किरण हो जाएगी? अपवर्तित किरण हो जाएगी। बी सी कौन सी किरण हो जाएगी? अपवर्तित किरण हो जाएगी। ठीक है ना। आई कौन सा कोण कहलाएगा? आपतन कोण। और आर कौन सा कहलाएगा? अपवर्तन कोण। अब चूंकि प्रकाश किरण वायु से कहां प्रवेश कर रही है? कांच में, इसलिए वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तन? कांच का अपवर्तन। कहां से प्रवेश कर रही है? वायु से, एयर से। कहां पर? कांच में, ग्लास में। तो स्नेल के नियम से क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। अब यहां देखिए, यदि प्रकाश के मार्ग को उलट दें, यदि प्रकाश के मार्ग को उलट दें, तो अब प्रकाश के मार्ग को हम उलट देंगे तो क्या हो जाएगा? अब ये, अब प्रकाश किरण यहां से जाएगी तो क्या बन जाएगा? देखिए डायग्राम। अब प्रकाश, हम मार्ग को पलट रहे हैं, ये कांच है और ये वायु। ठीक है, अब प्रकाश किरण कहां से जाएगी भाई? कांच से जाएगी। ये पहले हमने अभिलंब डाला। प्रकाश किरण कहां से जा रही है? कांच से जा रही है। तो अब ये सी बी और ये ए, ये कौन सा कोण है? आर। ये कौन सा है? आई। अब यदि प्रकाश के मार्ग को उलट दें तो सी बी कौन सी किरण? ये वाली किरण जो है सी बी कौन सी किरण कहलाएगी? आपतित किरण कहलाएगी। सी बी कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण हो गई। ठीक है, और बी ए कौन सा हो जाएगा? अपवर्तित किरण हो जाएगी। अपवर्तित किरण। अब इसमें आर जो रहेगा, आर कोण को, अब यहां से आपतित हो रही है तो आर अब कौन सा कोण कहलाएगा? आपतन कोण। और आई कौन सा कोण हो जाएगा? अपवर्तन कोण। ठीक है, अब चूंकि प्रकाश किरण कहां से प्रवेश कर रही है? कांच से वायु में, इसलिए कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तन, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। ऐसा हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अब प्रकाश किरण कहां से कहां प्रवेश कर रही है? कांच से वायु में। तो कांच का क्या लिखेंगे? जी म्यू कहां जा रही है? एयर में। स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा? साइन आई आता है, लेकिन आई की जगह कौन आएगा? आर, क्योंकि अब आपतन कोण कौन है? आर हो जाएगा साइन आर, और अपान क्या जाएगा? साइन आर। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इन दोनों समीकरण को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। समीकरण 1 में किसका? समीकरण 2 का। तो लेफ्ट से लेफ्ट और राइट से राइट। तो समीकरण 1 कौन सा हमारे पास में? ये है, और समीकरण 2 ये है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखा a म्यू g इंटू इसका लेफ्ट हैंड साइड g म्यू a इक्वल है, दोनों के राइट से राइट का मल्टीप्लाई कर देंगे। साइन i अपॉन साइन r इंटू में साइन r अपॉन में साइन i। अब जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर देते हैं। साइन i से साइन i कैंसिल, साइन r से साइन r कैंसिल। क्या बचा हमारे पास में? a म्यू g इंटू g म्यू a इक्वल कितना बचा हुआ? ट्रांसपोज कर रहे हैं, a म्यू g इक्वल ये इनटू में है, अपान में जाएगा 1 अपॉन g म्यू a। यही उत्क्रमणता का सिद्धांत है। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। अब विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन, या तो ये प्रूव करने के लिए आएगा एग्जाम में इस तरीके से a म्यू w इंटू w म्यू g इंटू g म्यू a इक्वल 1। यहाँ पर ऐसा प्रूव करने के लिए आ जाएगा क्वेश्चन w म्यू g इक्वल a म्यू g अपान में a म्यू w। मान लीजिए यहाँ पर कोई प्रकाश किरण वायु से प्रवेश करती है और जल और कांच में अपवर्तित होकर दोबारा कहां वापस हो जाती है? वायु में। हमने 3 माध्यम लिए हैं,
वायु, जल और कांच। अब यहाँ पर देखिए हम वायु में जो प्रकाश का वेग है, वायु में प्रकाश का वेग क्या मान लेते हैं, va, जल में प्रकाश का वेग vw और कांच में प्रकाश का वेग vd हमने मान लिया। तो हम हिंदी में थ्योरी यदि हमको लिखना है क्या लिखेंगे, माना कि कोई प्रकाश किरण वायु से प्रवेश होकर जल व कांच में अपवर्तित होती हुई वापस कहाँ जाती है, वायु में ही निर्गत हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बिंदु बी पर दो पार्ट हैं, वायु और जल, बिंदु सी पर जल और कांच और बिंदु डी पर कांच और वायु है। ठीक है, अब यहाँ पर हम निकालेंगे सबसे पहले बिंदु बी पर प्रकाश किरण कहां से कहां प्रवेश कर रही है, वायु से जल में। तो हम वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं बिंदु बी पर, कौन से वाले बिंदु पर, बी पर, बिंदु बी पर, क्योंकि बिंदु बी पर प्रकाश किरण कहां से कहां प्रवेश कर रही है, वायु से जल में प्रवेश करती है, वायु से जल में प्रवेश करती है, जल में प्रवेश करती है। इसलिए किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसलिए किसके सापेक्ष निकालेंगे हम, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कहां से प्रवेश कर रही है, वायु से। तो वायु को क्या लिखा है यार, ए म्यू, किसका अपवर्तनांक, जल का, तो ए म्यू डब्ल्यू इक्वल। अब वायु में प्रकाश का वेग क्या है, वी ए, तो हो जाएगा वी ए अपान जल में प्रकाश का वेग क्या है, वी डब्ल्यू अपान में दिया वी डब्ल्यू। इसको दे दिया समीकरण नंबर ए। अब आते हैं हम सेकंड पॉइंट पर। अब प्रकाश किरण देखिए कहां प्रवेश कर रही है, बिंदु सी पर, कहां से, जल से कांच में। लेकिन चूंकि बिंदु सी पर क्या प्रकाश किरण कहां से प्रवेश कर रही है, जल से कांच में, जल से कांच में प्रवेश करती है, प्रवेश कर रही है। ठीक है, करती है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, जल के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक, कांच का लिखा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक। अब देखिए प्रकाश किरण कहां से कहां प्रवेश कर रही है, जल से कहां पर, कांच में। इसलिए जल के सापेक्ष, जल को क्या लिखेंगे, W फॉर वाटर, म्यू कहां प्रवेश कर रही है, कांच में, तो W मीन G इक्वल। अब हमने तो जल में प्रकाश की चाल क्या सब कुछ की है, VW लिख दिया, VW अपान में कांच में फिर प्रकाश का वेग क्या है, VG अपान में क्या कर दिया, VG। इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। नाउ थर्ड वाले पॉइंट पे आते हैं हम। आप प्रकाश किरण देखिए बिंदु डी पर कहां से कहां प्रवेश कर रही है, कांच से वायु में। तो लिखा है क्योंकि बिंदु डी पर प्रकाश किरण कांच से कहां प्रवेश करती है, वायु में। तो लिख देते हैं क्योंकि बिंदु डी पर प्रकाश किरण कहां से कहां प्रवेश कर रही है, कांच से वायु में, वायु में प्रवेश करती है। इसलिए किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, अब यहां देखिए कहां से कहां प्रवेश कर रही है, कांच से कहां जा रही है, वायु में। तो कांच के लिए क्या लिखा है, जी, और ये वायु जा रही है, जी, यह लिख दिया वायु पर। ठीक है, अब कांच में प्रकाश का वेग Vg और जल वायु में प्रकाश का वेग V, ये बन गया समीकरण नंबर 3। अब क्या करते हैं हम, ये जो तीनों समीकरण हैं, इन तीनों समीकरण का आपस में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो तीनों समीकरण को घट लेके मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले देखिए समीकरण 1, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखा a म्यू w इनटू समीकरण 2, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखा w म्यू g इनटू समीकरण नंबर 30 लिखा, इसका लेफ्ट हैंड साइड लिखा g म्यू a इक्वल।
अभी हमने लेफ्ट लिया था, अब कौन सा साइड लेंगे, इन सभी का राइट साइड लेंगे। तो राइट हैंड साइड लिखा हूं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले VA अपॉन VW इंटू VW अपॉन इंटू VG अपॉन VA, ये सब आ गए। अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर VA से VA कैंसिल, VG से VG, VW से VW, कितना बचा 1। तो ये हमको मिल गया A म्यू W इंटू W म्यू G इंटू G म्यू A इक्वल कितना आ गया 1। पहला वाला जो प्रूव करना था ये हमने प्रूव कर दिया। अब आगे देखिए हम इसको पक्षांतर करते हैं, किसको रोकना है, सिर्फ W म्यू G को यही लिखा W म्यू G इक्वल, बाकी इन दोनों को 1 के अपान में पहुंचा जाए तो अपान में क्या आ जाएगा A म्यू W इंटू G म्यू A। अभी कुछ देर पहले ही हमने उत्क्रमणता का सिद्धांत पढ़ा था। उत्क्रमणता का सिद्धांत क्या था, क्योंकि A म्यू G इक्वल क्या था 1 अपान G म्यू A, तो मतलब इस वाले हिस्से को हटा कर क्या लिख देंगे A म्यू G लिख देंगे। तो इसलिए ये W म्यू G इक्वल G म्यू A, इस 1 अपान G म्यू A को हटा के हम क्या लिखेंगे A म्यू G, और अपान में क्या है ऑलरेडी A म्यू W, यही हमको सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन प्रकाशकरण कहां से, वायु से जल में, फिर जल से कांच में अपवर्तित होकर वापस कहां गई वायु में। हमको यहाँ पर वायु में प्रकाश का वेग VA, जल में प्रकाश का वेग VW, और कांच में प्रकाश का वेग क्या है VG हमने माना था। ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक वस्तु की वास्तविक और आभासी गहराई में संबंध। माध्यम का अपवर्तनांक म्यू वस्तु की वास्तविक और आभासी गहराई में हमको संबंध निकालना है। मतलब किसी वस्तु को किसी सघन माध्यम जैसे जल में हम रख दें और उसको विरल माध्यम वायु से ही देखा जाए तो वह कुछ उठी हुई दिखाई देती है। जैसे मान लिया यहाँ पर कोई वस्तु रखी है तो वस्तु यहाँ ना दिखाई देके थोड़ी ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। जैसे बाल्टी में पानी भर के रखिए, उस बाल्टी में सिक्के को डाल दीजिए, अब वो सिक्का जो उसकी निचली तरी पर ना दिखाई देता वास्तविक में, वो थोड़ा ऊपर उठा दिखाई देता है। तो हमको उसमें संबंध निकालना है। ठीक है, प्रूव करने के लिए भी आता है कि माध्यम के अपवर्तनांक और वस्तु की वास्तविक गहराई और आभासी गहराई में संबंध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने चित्र बनाया हुआ है। मान लिया कि यहाँ पर ऊपर वायु है और इस बॉक्स के अंदर इस बाल्टी में क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। ठीक है, अब इस जल में सघन माध्यम में ये क्या रखी है, कोई वस्तु रखी हुई है, जैसे विरल माध्यम वायु से देखने पर कहाँ दिखाई देगी, A डैश पर दिखाई देगी। देखिए वस्तु कहाँ रखी है, सघन माध्यम जल में A पर रखी हुई है। यहाँ पर बना देता हूँ, ये यहाँ पर ये कोई वस्तु रखी हुई है जिसको विरल माध्यम से देखेंगे तो कहाँ दिखाई देगा, A डैश पे दिखाई देगी। तो सबसे पहले यहाँ देखिए वास्तविक गहराई कितनी है H, और ये कहाँ दिखाई दे रही है A डैश पर, तो आभासी गहराई हमने क्या मान ली, H डैश मान ली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एकदम सीधी लाइन खींची मैंने। तो प्रकाश कण जब हम ऊपर से देखेंगे तो प्रकाश किरण यहाँ से जाएगी, ये कौन सा कोण बनाएगी, आपतन कोण बनाएगी। ये वाला कोण कौन सा बन जाएगा, अपवर्तन कोण। लेकिन वस्तु यहाँ पर रखी है, यहाँ दिखाई देती है, तो इस वाली लाइन को डेटेस करके अपन ने यहाँ किया, तो ये वाला कोण R है, तो ये भी क्या हो गया R, और ये वाला कोण I है, तो ये वाला कोण भी क्या हो गया I हो गया। तो थ्योरम के हम कैसे लिखेंगे, माना कि कोई वस्तु A सघन माध्यम जल में H ऊंचाई पर स्थित है, जिसे विरल माध्यम वायु से देखने पर कहाँ दिखाई देती है, A डैश पर दिखाई देती है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले वस्तु की वास्तविक गहराई यहाँ से अपन यदि नापे, ये वाला पॉइंट M से लेके A तक, वास्तविक गहराई क्या हो जाएगा MA बराबर H। और दूसरी बात आभासी गहराई मतलब A पर रखी है, कहाँ दिखाई दे रहा है, A डैश पर, तो MA डैश वस्तु की आभासी गहराई MA डैश इक्वल क्या मान लिया हमने H डैश। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे लिए कौन से कोण की जरूरत है, आपतन कोण की, क्योंकि इसमें स्नेल का नियम लगेगा, म्यू इक्वल साइन आई अपॉन साइन आई। तो सबसे पहले आपतन कोण ये बन रहा है, आपतन कोण देखिए कहां से MAB, और एक कोण ये बन रहा है, कौन सा वाला, ये वाला कोण कौन सा हो जाएगा AB एंड डैश। तो यहाँ पर देखिए आपतन कोण AB एंड डैश इक्वल क्या हो जाएगा MAB, ये वाला कोण।
बराबर में क्या है आई, दोनों क्यों बराबर, क्योंकि कौन से कोण है, एकांतर कोण। ठीक है, अब दूसरा वाला कोण कौन सा है, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण कौन सा है हमारे पास में, एन बी, यहाँ पर कोई पॉइंट दे देते हैं सी, तो क्या बन गया एन बी सी, ये वाला कोण एम ए डैश बी के बराबर रहेगा, इक्वल में ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये कौन से कोण है, संगत कोण है। ठीक है, ये हमने अभी कोण के बारे में लिख दिया ना। अब चूंकि प्रकाश किरण कहां से कहां प्रवेश कर रही है, चूंकि प्रकाश किरण कांच से चूंकि प्रकाश किरण जल से कहां प्रवेश कर रही है, वायु में, इसलिए जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। यदि हम थ्योरी में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे चूंकि प्रकाश किरण सघन माध्यम क्या है, जल से कांच में प्रवेश करते हैं, जल से वायु में प्रवेश कर रही है, इसलिए कहां से कहां प्रवेश कर रही है भाई, जल से किसमें, वायु में, इसलिए जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक किसके नियम से लिखेंगे हम, स्नेल के नियम से। तो जल के सापेक्ष, जल मतलब वाटर, वायु को क्या लिखेंगे ए, तो जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या लग जाएगा, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या होता है, साइन आई अपान में साइन आर। इसको दिया समीकरण नंबर 1। अब हमको करना, क्योंकि प्रकाश किरण कहां से प्रवेश कर रही है, सघन माध्यम जल से, तरल माध्यम वायु में प्रवेश कर रही है, इसलिए हमने क्या लिखा, जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा, W म्यू A इक्वल sin I अपॉन sin R। अब हमको sin I और sin R की वैल्यू निकालनी है, वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम दो त्रिभुज ढूंढेंगे। ठीक है, सबसे पहला देखिए त्रिभुज sin I मतलब कोण I कहां बन रहा है, यहाँ पर, तो पहला वाला त्रिभुज हम ये वाला ले लेंगे, ये वाला त्रिभुज। ठीक है, तो हमने लिखा समकोण त्रिभुज, कौन सा वाला, ए एन बी में। तो इस वाले त्रिभुज हम जाएंगे, तो समकोण त्रिभुज में कौन सा कोण बनता है, आई, तो लिखा साइन आई। अब साइन आई मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अब यहाँ देखिए लंब, कोण के सामने जो भुजा है ये क्या हो जाएगी, लंब, क्या हो गया एन बी, कर्ण, इसमें कर्ण देखिए अलग ही दिख रहा है ए बी, तो अपान में कौन आ गया, ए बी। हमको साइन आई की वैल्यू मिल गई। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए भाई, साइन आर की, तो साइन आर किसमें बन रहा है, इस वाले त्रिभुज में। अब हम कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला, कौन सा वाला त्रिभुज, ए एम बी। तो लिखा समकोण त्रिभुज ए डैश एम बी। ये कौन सा वाला ए हमारे पास में, ए डैश है, ठीक है, ए डैश एम बी। अब इसमें देखिए साइन थीटा इक्वल, इसमें एंगल कौन सा बन रहा है, कोण आर बन रहा है, तो साइन आर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इसमें भी लंब कौन है, एम बी, कर्ण कौन है, ए डैश बी, तो लिख दिया ए डैश बी। अब हमको यहाँ देखिए साइन आर और साइन आई दोनों की वैल्यू मिल गई। इन दोनों के मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, तो लिखा साइन आई व साइन आर का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। हम समीकरण 1 में दोनों की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ देखिए ये बन जाएगा हमारे पास में, इसको लिखा हमने W म्यू A इक्वल, सबसे पहले कौन है, साइन आई, तो साइन आई हमारे पास में ये गिवन है एम बी अपान में ए। फिर अपान में आते हैं हम, कौन है, साइन आर, साइन आर की वैल्यू कितनी मिली है, एम बी अपान में ए डैश बी। इसको सॉल्व करते हैं आगे, ये बन गया W म्यू A इक्वल एम बी अपान ए बी इंटू, ये अपान का अपान कहाँ चला जाएगा, ऊपर ए डैश बी, और अपान कौन आ गया, एम बी। अब यहाँ देखिए ये एम बी से एम बी कैंसिल हो गया, तो हमको मिल गया ये W म्यू A इक्वल
ए डैश बी अपान में ए बी, इसको दिया हमने समीकरण नंबर 2। अब यदि हम इस वस्तु को अभी हम कहां से देख रहे थे, ऐसे तिरछे इस वाले पॉइंट बी पॉइंट से देख रहे थे, यदि हम इस वस्तु को बी वाले पॉइंट से न देखकर बिल्कुल लंबवत इधर से देखा जाए तब क्या कंडीशन रहेगी, यदि वस्तु को लंबवत देखा जाए, क्या लिखा, यदि वस्तु को लंबवत स्थिति से देखा जाए, लंबवत देखा जाए, लंबवत देखा जाए, इसका मतलब क्या हुआ, ये ए बी पॉइंट है, इसके ऊपर आ जाएगा एम पे आ जाएगा। इस वाली कंडीशन पर हमारे पास में क्या है, ए डैश बी जो है, ए डैश बी अप्रोक्स इक्वल, ये जो बी पॉइंट है इसकी जगह एम पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा एम ए डैश, और जो ए बी है तो ए बी अप्रोक्स इक्वल किसके इक्वल हो जाएगा, एक किसके, ए बी, ये जो ए बी है, बी पॉइंट कहां पे आ रहा है एम पर, तो बी को हटा के क्या लिखना है एम, तो क्या हो जाएगा एम ए। देखिए हम लंबवत स्थिति से देख रहे हैं, बी से ना लेकर कहां से देखा जा रहा है, एम से देखा जा रहा है, तो इसमें हमको बी को हटा के क्या लिखना है एम, यहाँ देखिए बी को हटा के लिख दिया एम, बी को हटा के लिख दिया एम। ये दोनों मान हम कहां रख रहे हैं, समीकरण नंबर 2 में, तो लिखा समीकरण 2 से क्या बन जाएगा, डब्ल्यू म्यू ए इक्वल ए डैश बी को हटा के लिख देंगे हम क्या एम ए डैश, ए बी को हटा के क्या लिख देंगे एम ए। अब चूंकि देखिए हमको ऑलरेडी मालूम है एम ए डैश कितना है और एम ए कितना है, तो एम ए डैश कितना है एच डैश और एम ए कितना है एच, इसलिए ये डब्ल्यू म्यू ए इक्वल एम ए डैश को लिख दिया एच डैश और एम ए हटा के क्या लिख देंगे एच। अब उत्क्रमणता के सिद्धांत से हमको मालूम है, चूंकि उत्क्रमणता के सिद्धांत से ये जो म्यू ए है ये इक्वल क्या हो जाएगा ए म्यू डब्ल्यू हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसको हटा के क्या लिखेंगे, ये लिख रहे हैं 1 अपान ए म्यू डब्ल्यू इक्वल एच डैश अपान एच। अब हम पलट दे रहे हैं, नीचे वाला हिस्सा ऊपर जाएगा और ऊपर वाला कहाँ हो जाएगा, नीचे आ जाएगा अपान। तो यहाँ पर देखिए ए म्यू डब्ल्यू इक्वल एच अपान एच डैश, ये हो गया। तो माध्यम का अपवर्तनांक बराबर वस्तु की वास्तविक गहराई और अपान क्या जाएगा आभासी गहराई। हम इसको लिख सकते हैं अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर वास्तविक गहराई और नीचे आभासी गहराई। तो वास्तविक गहराई और अपान में क्या जाएगा आभासी गहराई। तो माध्यम में जो अपवर्तन किसके किसके सापेक्ष निकला हुआ, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तन है। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या होता है, देखिए हमने अभी अपवर्तन पढ़ा था, अपवर्तन में 2 स्थितियां देखी थी, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, विरल से सघन में, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है, लेकिन जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। अविलंब से दूर हट जाती है फिर क्या होगा कि उसमें जो अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण से अधिक रहेगा। कैसा रहेगा, तो देखिए यहाँ पर क्रांतिक कोण को समझने के लिए ये वाली कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। हमने क्या देखा था, जैसे ये कोई परत एक पृष्ठ है जो 2 माध्यम को पृथक कर रही है, नीचे हमने सघन माध्यम लिया और सघन माध्यम सपोज कर लेते हैं जैसा क्या है कांच, ठीक है, और ऊपर हम ले रहे हैं विरल माध्यम जैसे वायु, ठीक है। अब यहाँ पर एक अभिलंब हम ड्रॉ कर देते हैं, तो ये अभिलंब बनाया हमने जिसके इस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होगी। अब देखिए यहाँ पर जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगी तो हमेशा जो अपवर्तन कोण है उसका मान आपतन कोण से अधिक रहता है। देखिए यहाँ से प्रकाश किरण आपतित हुई, तो ये यहाँ पर ये जो अपवर्तन कोण है अधिक है। अब हम जैसे जैसे आपतन कोण है आई, अब हम जैसे जैसे इस आपतन कोण को बढ़ाते जाएंगे तो ये अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ने लगेगा। अब एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए, ये जो आपतन कोण है इसके विशेष मान के लिए कि जो परावर्तित किरण है, जो अपवर्तित किरण है वो कैसे हो जाती है, लंबवत हो जाती है। कितनी डिग्री का कोण बना लेगी, 90 डिग्री का कोण।
मतलब आपतन कोण का यही जो विशेष मान है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तब इस आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं और जिसे किससे प्रदर्शित करते हैं, IC से। ठीक है, हमने क्या लिखा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से सदैव अधिक होता है और जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे तो इस अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है। लेकिन आपतन कोण के एक विशेष मान के लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तब इस आपतन कोण को कौन सा कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण। समझ में आ गया? ठीक है, क्या कंसेप्ट है, क्या बोलना है आपके लिए कि पहली बात तो ध्यान रखनी है, प्रकाश किरण कहां से प्रवेश करेगी, सघन माध्यम से, किस में जाएगी, विरल माध्यम में। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो आपतन कोण का वह विशेष मान जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उस आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। और इस क्रांतिक कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, IC से। ये जो IC है, इस IC को हम क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक देखिए, इसी में क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में देखिए, जैसे ये हमने कोई परावर्तक पारदर्शक पृष्ठ सपोज कर लिया, तो ये दो माध्यमों को पृथक कर रहा है। एक सघन माध्यम मान लेते हैं क्या है, कांच है, और ऊपर कौन सा है, विरल माध्यम है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई प्रकाश किरण क्या होगी, आपतित होगी। प्रकाश किरण क्या होगी, आपतित होगी। तो सब कुछ करिए, ये प्रकाश किरण इस अभिलंब पर, आप यहाँ पर हमने अभिलंब ले लिया, तो यहाँ पर कोई प्रकाश किरण आपतित हो रही है। यदि हम प्रकाश किरण को, ये प्रकाश किरण कहां से आपतित हो रही है, सघन माध्यम से, तो सघन माध्यम से, तो यदि कोई प्रकाश किरण ये जो क्रांतिक कोण है इससे अधिक कोण पर आपतित हो जाए, यदि कोई प्रकाश किरण क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होती है तो वह प्रकाश किरण विरल माध्यम में ना जाकर सघन माध्यम में ही वापस आ जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसकी शर्तें लिखिए। तो क्या है, सबसे पहले पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में न जाकर सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इसकी शर्तें, पहली शर्त यह है कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना होगा। दूसरी शर्त है कि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, इसी आधार पर जो हमारा क्या होता है, डायमंड होता है, हीरा रहता है, वो चमकदार क्यों दिखाई देता है, किस घटना के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कोण के कारण। क्योंकि इसमें जब प्रकाश किरण आपतित होती हैं तो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। इस स्थिति में प्रकाश किरणों का क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और हीरा चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, टॉपिक है क्रांतिक कोण व सघन माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध। किस किस में संबंध निकालना है हमको, क्रांतिक कोण क्या है, IC, और सघन माध्यम के अपवर्तनांक मतलब म्यू में हमको संबंध निकालना है। ठीक है, तो क्रांतिक कोण में हमने अभी क्या पढ़ा था कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करना चाहिए और उसमें जो आपतन कोण है वो इतना होना चाहिए कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री का मान हो जाए, तब हम उस आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण। यहाँ सपोज करते हैं, माना कि कोई प्रकाश किरण AB सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम वायु में प्रवेश करती है तो अपवर्तित किरण क्या हो जाएगी, BC हो जाएगी। क्या बोला हमने, माना कि कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम वायु में प्रवेश करती है, तो यहाँ पर ये AB कौन सी है, आपतित किरण है, AB आपतित किरण, ठीक है, और BC कौन सी किरण हो जाएगी, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण हो गई। ठीक है, अब क्योंकि प्रकाश किरण कहां से प्रवेश कर रही है, कांच से
वायु में, इसलिए कांच के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक निकालेंगे, वायु का अपवर्तनांक निकालेंगे। तो लिखा क्योंकि प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है, कांच से वायु में प्रवेश कर रही है या प्रवेश करती है, इसलिए किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकालना है, हम कांच के सापेक्ष निकालना है, किसका अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक। तो ये कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, जी म्यू ए इक्वल, स्नेल का नियम क्या है, साइन आई, और अपन क्या जाएगा, साइन आर। ठीक है, अब चूंकि आपतित किरण जो है किस कोण पर आपतित हो रही है, आपतित किरण क्रांतिक कोण पर आपतित हो रही है, तो आर का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि क्रांतिक कोण वह कोण है जिस पर प्रकाश किरण यदि आपतित होती है तो अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों मान हम यहाँ रख रहे हैं, इसलिए ये जी म्यू ए इक्वल साइन आई को हटा के कितना लिखा, आई सी, एंड आर को हटा के कितना लिख देंगे, 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। अब यहाँ से हमको मालूम होना चाहिए कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, इसलिए ये जी म्यू ए इक्वल क्या हो जाएगा, साइन आई सी, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू तो बन रही है। अब उत्क्रमणता के सिद्धांत से हमने पढ़ा हुआ है, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, उत्क्रमणता के सिद्धांत से, तो उत्क्रमणता का सिद्धांत हमने क्या पढ़ा हुआ है कि जी म्यू ए इक्वल 1 ए म्यू जी। इसको चाहो तो समीकरण 1 दे दो, तो ये जो मान है समीकरण 1 में रख देंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, कौन से समीकरण, 1 से। तो इसमें हम इस जी म्यू ए को हटा के क्या लिख देंगे, ए म्यू जी, क्या हो जाएगा, ए म्यू जी, सॉरी 1 ए म्यू जी होगा। ये जो जी म्यू है इसको हटा के हम लिख देंगे 1 ए म्यू जी इक्वल में क्या चल रहा है, साइन आई सी, ये साइन आई सी लिख दिया। अब इसको पलट दीजिए, पलटेंगे तो ये क्या मिल जाएगा, ए म्यू जी इक्वल 1 साइन आई सी। अब 1 साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, इसलिए ए म्यू जी इक्वल हो जाएगा ये कोसेक आई सी। ठीक है, अब एग्जाम में ये किस तरीके से आएगा, अधिकांश 2 तरीके से क्वेश्चन आता है कि क्रांतिक कोण व सघन माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध ज्ञात कीजिए अथवा सिद्ध कीजिए। ये सिद्ध करने के लिए आएगा कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर कोसेक आईसी, इधर आईसी क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण है। ठीक है, तो कैसे करना है, पहले आपको ये डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर जो आपतित किरण है किस कोण पर आपतित होगी, क्रांतिक कोण पर, तो आई को हटाकर हम क्या लिखेंगे, आई सी। तो यहाँ अपवर्तन कोण आर का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसमें ए भी क्या होगी, आपतित किरण, बी सी क्या हो जाएगा, अपवर्तित किरण। प्रकाश किरण कहाँ से प्रवेश कर रही है, प्रकाश किरण कांच से किस में जा रही है, वायु में, इसलिए हम किसके सापेक्ष, कांच के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक निकालेंगे, वायु का, किसके नियम से, स्नेल के नियम से। जी म्यू इक्वल क्या हो जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर। अब क्योंकि प्रकाश किरण क्रांतिक कोण पर आपतित हो रही है तो आई को हटा के क्या लिखेंगे, आई सी। तो अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तो लिख देंगे 90। इस आई को हटा के लिख दिया, आई से इस आर को हटा के लिख दिया 90। तो ये साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो ये जी म्यू ए इक्वल क्या हो जाएगा, साइन आई, क्योंकि ये हट जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। अब उत्क्रमणता के सिद्धांत से क्या हमारे पास में, जी म्यू ए इक्वल 1 ए म्यू जी। तो यहाँ पर हम जी म्यू ए को हटा के क्या लिख देंगे, 1 ए म्यू जी इक्वल में क्या चल रहा है, साइन आई सी। अब इसको पलट देते हैं, इसको अपन में सब कुछ कर लो 1, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो ए म्यू जी इक्वल 1 साइन आई सी। अब ये हमने पढ़ा हुआ है 1 साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो आई सी हो तो 1 साइन आई सी क्या हो जाएगा, कोसेक आई सी। ये आ गया संबंध अपवर्तन और क्रांतिक कोण में
संबंध आ गया। अब हम अवतल पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक अवतल पृष्ठ क्या ले लिया, LPN, जिसका ध्रुव P और वक्र का केंद्र C है, और ये क्या जा रही है, इसकी मुख्य अक्ष, इसके दाईं और म्यू अपवर्तनांक का माध्यम है और बाईं और वायु है, ठीक है। अब वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखा जाता है। तो अपन ने मान लिया कि ये कोई वस्तु रखी है, वो कोई बिंदु आकार की वस्तु है। तो जब बिंदु आकार की वस्तु है तो प्रतिबिंब भी बिंदु आकार का ही बनेगा। तो यहाँ पर वस्तु इससे प्रकाश किरण जाएंगी, तो मान लिया कि इस तरीके से ये प्रकाश किरण जा रही है, ये प्रकाश किरण गई, तो जिस बिंदु पर ये आपतित होती है उस बिंदु को हम नाम दे देते हैं क्या है, A, ठीक है। अब जिस बिंदु पर ये आपतित होती हैं उस बिंदु पर हमको क्या खींचना पड़ेगा, एक अभिलंब। यहाँ से है हमने अभिलंब डाल दिया, ये हमने अभिलंब खींच दिया, ठीक है, L नाम दे दिया इसके लिए। अब यहाँ पर ये प्रकाश किरण आपतित हुई है, तो अब वायु से कहाँ जा रही है, सब माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर थोड़ी झुक जाएगी, तो ये अभिलंब की ओर थोड़ी झुक जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर अभिलंब पे झुक गई है, तो अब इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो मान लिया कि प्रतिबिंब इसका ये बन रहा है, प्रतिबिंब क्या बन गया, I बन गया, ठीक है। अब जो किरण आपतित होती है वह कौन सा कोण बनाएगी, आपतन कोण I बना लिया, और जो किरण अपवर्तित होती है वह कौन सा कोण बना लेगी, R। तो ये कोण R है, तो ये वाला कोण भी क्या रहेगा, R रहेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट दे देते हैं क्या, B, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, माना कि LPN एक अवतल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P, वक्र का केंद्र C है, इसके दाईं ओर म्यू अपवर्तनांक का माध्यम और बाईं ओर क्या है, वायु है। अब इसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु आकार की वस्तु O रखी है जिसका प्रतिबिंब क्या बनता है, I। तो जिस बिंदु से किरणें आपतित होती हैं वह अभिलंब से कौन सा कोण बनाएगी, ये I, ये कोण बन गया I, ये अपवर्तित हो रही थी, ये वाला कोण R, ये कोण है तो ये R भी, ये भी क्या रहेगा, R रहेगा, ठीक है। तो इसमें हम लिख देते हैं कौन कौन सा कोण है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा, आपतन कोण, आपतन कोण। तो आपतन कोण कौन सा हमारे पास में, देखिए कोण O A C कितना बना हुआ है, I। अब इसके बाद में अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, इसमें क्या बन रहा है, R बन रहा है, कौन सा कोण बन रहा है, कोण I A C कितना बन रहा है, R। तो यही कोण किसके बराबर है, LAB के, LAB के, ये कोण क्या बन गया, R। अब इसमें कुछ कोण जो हैं वो हम सपोज करेंगे, मान लेंगे कि ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है और ये कोण कौन सा है, थीटा है। ये कोण हमने माने हैं तो लिख दिया, माना कौन सा कोण, AOC, कोण AOC कितना माना हमने, अल्फा, लिख दिया अल्फा। फिर कोण AIC, कोण AIC, ये वाला कोण क्या सपोज किया हमने, बीटा। और कोण ACP, ये वाला कोण देखिए क्या बना है, थीटा। तो कोण ACP ये हमने क्या मान लिया है, थीटा, ठीक है। अब हम स्नेल के नियम से लिखेंगे। स्नेल के नियम से क्या होता है, म्यू इक्वल साइन I बटे साइन R, ये होता है। अब चूंकि I और R के मान बहुत छोटे हैं, ठीक है, यहां पर अपन लिखते हैं चूंकि I व R के मान बहुत छोटे हैं, क्योंकि I व R का मान बहुत छोटा है, मान छोटा है, इसलिए ये जो साइन I है, इस साइन I की जगह क्या लिखेंगे, I, और साइन R की जगह हम लिख देंगे R। तो इसलिए ये म्यू इक्वल, ये जो चल रहा है म्यू इक्वल साइन I को हटा के क्या लिख देंगे, I, एंड साइन R को हटा के क्या लिख देंगे, R। तो यहाँ से हम पक्षांतर करके I निकालेंगे, तो I इक्वल क्या हो जाएगा, म्यू इंटू R। इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 1। अब हम बाह्यस्पर्श कोण हमने त्रिभुज में पढ़े हैं, किसी भी त्रिभुज में जो बाह्यस्पर्श कोण रहता है, बाहर का जो कोण रहता है, अंदर के दो विपरीत कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम यही थ्योरम लगाएंगे। सबसे पहले हम ले रहे हैं
त्रिभुज कौन सा ए ओ सी में, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए ओ सी में बाह्य कोण, कौन सा कोण ले रहे हैं हम, बाह्य कोण ले रहे हैं। त्रिभुज ए ओ सी में बाह्य कोण, तो कौन सा वाला त्रिभुज देखिए, ये वाला त्रिभुज में बाहर का जो कोण रहेगा वो अंदर के कोणों की योगफल के बराबर रहेगा। इसमें बाहर कोण कौन सा बन रहा है, थीटा, तो ये थीटा इक्वल अंदर की जो कोण कौन सा है, आई बन रहा है और ये क्या बन रहा है, अल्फा। तो थीटा इक्वल हो जाएगा आई प्लस कौन सा कोण, आई और अल्फा, तो आई प्लस अल्फा हो गया। यहाँ से हम आई का मान निकालेंगे, पक्षांतर किया थीटा प्लस का अल्फा किसका हो गया, माइनस का, इक्वल क्या हो गया आई, तो मतलब हमको आई का मान कितना मिल गया, थीटा माइनस अल्फा। आई क्यों निकालना है, क्योंकि आई और आर का मान हम क्या हमको रखना है। अभी हमने त्रिभुज ए ओ सी लिया था, अब हम लेंगे कौन सा, त्रिभुज आई ए आई सी, कौन सा वाला त्रिभुज लेना है, ए आई सी, तो देखा त्रिभुज ए आई सी में कौन सा कोण लेंगे हम, बाह्य कोण। अब इसमें देखिए बाह्य कोण कौन कौन सा है, एक तो थीटा है हमारे पास में, एक आर है और एक कौन सा है, बीटा, ये तीन कोण है। तो बाहर का कोण कौन सा है, इसमें थीटा है, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, आर प्लस बीटा। अब यहां से हम आर का मान निकालेंगे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, थीटा माइनस बीटा, ये बन गया। अब आई और आर का मान समीकरण 1 में रखने पर तो लिख देते हैं आई व आर का मान समीकरण 1 में, तो इन दोनों के मान हम किसमें रख रहे हैं, इस समीकरण में। ये बन जाएगा हमारे पास में, देखिए क्या चल रहा है, आई, तो आई को हटा के लिखेंगे थीटा माइनस अल्फा, तो आई को हटा के लिखा है थीटा, इस आई को हटा के क्या लिखा है, थीटा माइनस अल्फा, इक्वल में म्यू की जगह म्यू, इस आर को हटा के लिखेंगे थीटा माइनस बीटा। इसको दिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 हमने दे दिया, अब हमको क्या करना है, अल्फा बीटा और थीटा की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर अब आपको एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, ये हमको मालूम है पहले से, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम निकालते हैं क्या, अल्फा, तो ये अल्फा इक्वल किसके बराबर हो जाएगा, देखिए अल्फा इक्वल, ये जो अल्फा है, अल्फा यहाँ बन रहा है, यहाँ से यदि हम चाप लगाएंगे इसमें, देखिए चाप क्या लग रही है, ए से पी तक, तो चाप क्या होगी, ए पी, और त्रिज्या क्या हो जाएगी, ओ पी। इसमें देखिए चाप तो हो गया ए पी और त्रिज्या क्या हो जाएगा, ओ पी, चाप ए पी और त्रिज्या ओ पी, मतलब अल्फा बराबर हो जाएगा ए पी अपान में ओ पी, ठीक है, ये अल्फा हो गया। अब ऐसे ही करके हम क्या निकालेंगे, बीटा, तो बीटा कहाँ बन रहा है, देखिए यहाँ पर बीटा यहाँ पर बन रहा है, इसमें भी चाप यही रहेगी, ए पी रहेगी, लेकिन त्रिज्या क्या हो जाएगी, आई से पी तक, तो ए पी के अपान में क्या जाएगा, आई पी, तो ये आ गया ए पी के अपान में आई पी। अब क्या बचा है हमारे पास में, थीटा, तो थीटा कोण कहाँ बन रहा है हमारे पास में, थीटा कोण ये बन रहा है, इसमें भी चाप क्या रहेगी, ए पी रहेगी, लेकिन त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसमें सी पी हो जाएगी, मतलब ए पी के अपान में, इस ए पी के अपान में क्या आ जाएगा, सी पी आ जाएगा। तो ए पी के अपान में क्या लिख दिया हमने, सी पी लिख दिया। अब ये सब मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, तो ये सब वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो सबसे पहले थीटा, तो थीटा हमारे पास में क्या है, ए पी अपान सी पी माइनस अल्फा क्या है, ए पी अपान ओ पी, इक्वल में म्यू, थीटा क्या है हमारे पास में, थीटा ये है ए पी अपान में सी पी माइनस बीटा क्या है हमारे पास में, ये है ए पी अपान में आई पी। देखिए सबसे पहले हमने थीटा की वैल्यू रखी, थीटा क्या है, ए पी अपान सी पी, लिख दिया ए पी अपान सी पी, माइनस की जगह माइनस अल्फा, अल्फा को क्या लिखा, ए पी अपान ओ पी, म्यू की जगह म्यू, इस थीटा को हटाकर हम क्या लिखेंगे, ये लिखा हुआ ए पी अपान सी पी, और बीटा को हटा लिखेंगे ए पी अपान आई पी। अब यहाँ पर देखिए सभी में क्या कॉमन है, ए पी कॉमन है, ए पी ए पी ए पी ए पी, तो हम इसमें से ए पी कॉमन निकालते हैं, इधर से हमने ए पी निकाला तो ये बचेगा
1/Cp, ये भी बचेगा 1/OP इक्वल में म्यू की जगह म्यू, यहाँ से हमने ए भी बाहर निकाला तो बचेगा 1/Cp माइनस 1/I, ये लिख दिया। अब यहाँ पर AP से AP कैंसिल हो गया। अब जो बचा हमको लिखना है, क्या बचा 1/Cp माइनस 1/OP इक्वल म्यू इंटू 1/Cp माइनस 1/IP। अब हम आएंगे इसमें चिन्ह परिपाटी से, मतलब दूरियां लिखना है तो लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से। तो चिन्ह परिपाटी क्या है, सबसे पहले वस्तु की दूरी, वस्तु कहाँ रखिए, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो वस्तु की दूरी को हम किससे लिखते हैं, u से, लेफ्ट हैंड साइड है तो माइनस का मतलब OP इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का u, तो OP इक्वल क्या लिखेंगे, माइनस का u। अब हम प्रतिबिंब की दूरी लिखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा I पर, तो I से P तक की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी कैसे लिखते हैं, V से, किसका जाएगा, माइनस का, मतलब IP इक्वल माइनस का V, IP इक्वल माइनस का V। अब हम वक्र त्रिज्या निकालेंगे, क्या है CP, और CP इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का R, तो CP इक्वल माइनस का R, ये सब वैल्यू हम ऊपर पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा 1/CP, CP कितना है, माइनस R, तो CP माइनस का R माइनस 1/OP, OP कितना है, माइनस का U इक्वल म्यू 1/CP कितना है, माइनस का R माइनस 1/IP, IP कितना है, माइनस का V। अब हम ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो ये माइनस का साइन ऊपर लगा है, माइनस का 1/R, माइनस माइनस से प्लस का 1/U, इससे मल्टीप्लाई हुआ माइनस का μ/R, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, म्यू का 1 में हो जाएगा μ/V। यहाँ मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया है। अब मैं पक्षांतर कर रहा हूँ, ये जो है माइनस का है, इस साइड आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का 1/R ऑलरेडी है तो लिख दिया, इक्वल में μ/V, ये प्लस 1/U है, राइट हैंड साइड आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों के अपान में R है तो एक बार लिख दीजिए, ये बचेगा μ-1 इक्वल μ/V माइनस 1/U। ये अवतल पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र आ गया हमारे पास में, सेम टू सेम उत्तल पृष्ठ के लिए निकलेगा, वो अभी हम करते हैं। क्या था क्वेश्चन हमारे पास में, अवतल पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र के लिए व्यंजक, तो ये अवतल पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र का हमने व्यंजक निकाला है, सेम टू सेम उत्तल पृष्ठ के लिए यही फार्मूला निकलेगा, वो भी मैं अभी निकाल के बताता हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लीज सपोर्ट मी एंड थैंक्स अगेन फॉर सपोर्टिंग मी। अब हम उत्तल पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र निकाल रहे हैं, अभी हमने अवतल पृष्ठ का निकाला था, अब सेम टू सेम फार्मूला जो ड्राइव होगा बिल्कुल जैसे अभी हुआ था वैसे इसके लिए ड्राइव हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये किसके लिए निकालेंगे, उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन सूत्र। तो हम पहले इसके लिए डायग्राम बनाते हैं, एक उत्तल पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी, ये हमने उत्तल पृष्ठ बना दिया, उठा हुआ, उभरा हुआ। अब इसमें एक मुख्य अक्ष की जरूरत पड़ेगी, तो हमने ये मुख्य अक्ष बना दिया। यहाँ पर इस पृष्ठ को नाम दे देते हैं MPN, ये MPN क्या हो गया हमारे पास में, एक उत्तल पृष्ठ हो गया। अब इसका ध्रुव तो P हो गया, वक्रता केंद्र की जरूरत पड़ेगी कि वक्रता केंद्र क्या हो गया, C, ठीक है। अब सबसे पहले हम वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं, तो इसमें ये ध्यान रखिए, इसके लिए जो दाईं ओर है म्यू अपवर्तनांक का कोई माध्यम रहेगा और बाईं ओर क्या रहेगी, वायु, और प्रकाश किरण वायु से कहाँ जाएगी, माध्यम में जाएगी, ठीक है, कोई सा भी जो माध्यम रहेगा। अब अपन मान लेते हैं कि MPN एक उत्तल पृष्ठ है जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र क्या है, C है। अब इसके मुख्य अक्ष पर, ये हमने मुख्य अक्ष ले लिया, इस पे कोई वस्तु क्या रहेगी, O, तो इसके कारण प्रतिबिंब बनेगा, तो ये हमने यहाँ से प्रकाश किरण आपतित कराई है और इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बन गया, ये हमने प्रतिबिंब बना दिया I, ठीक है। अब जिस बिंदु पर यह आपतित होती है वहां पर क्या डाला जाएगा, एक अभिलंब, और अभिलंब हमेशा वक्रता केंद्र से होते हुए जाता है, ये हमने ड्रॉ कर दिया क्या, अभिलंब, ठीक है। अब यहाँ देखिए कि जो आपतित किरण ये है, ये कौन सा कोण बनाएगी, आपतन कोण बनाएगी, ये अपवर्तित हुई जिसने प्रतिबिंब बनाया है, अपवर्तन कोण क्या बन गया, R बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ कोण मानेंगे, जैसे अभी उसमें सपोज किए थे
किसमें, अवतल फ्रंट में, तो इस वाले कोण को हम क्या मान लेते हैं, अल्फा, इस वाले कोण को बीटा, और ये वाला कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, तब इसमें हम लिखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपतन कोण क्या है, आपतन कोण। तो आपतन कोण क्या बना इसमें, यहां पर एक पॉइंट दे देते हैं, हम ए बिंदु बना देते हैं, ए बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर कोई नाम दे देते हैं इस किरण को एल। तो आपतन कोण क्या बन गया, ओ ए एल, कोण ओ ए एल, आपतन कोण क्या बन गया, आई। अब ऐसे करके एक और कोण हमारे पास में क्या है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। तो अपवर्तन कोण कौन सा बन रहा, आई ए सी, तो लिखा कोण आई ए सी क्या बन गया, आर बन गया। बाकी कोण हमने माने हैं तो लिख देते हैं, माना कि कौन कौन सा कोण सपोज किया है, कोण ए ओ पी, कोण ए ओ पी क्या माना है, अल्फा। अब एक कोण क्या माना है, ए आई सी, कोण ए आई सी एक कोण क्या माना है, बीटा। एंड थर्ड एंगल एक ए सी पी, कोण ए सी पी, इसको हमने क्या माना है, थीटा। अब चूंकि प्रकाश किरण वायु से माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो हम वायु के साथ इस माध्यम का अपवर्तनांक निकालेंगे। किसके नियम से लिखेंगे, इस नियम के नियम से। तो इस नियम के नियम से म्यू इक्वल क्या हो जाता है, साइन आई अपान में क्या आ जाएगा, साइन आर। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि ये जो बिंदु वस्तु है, तो इसके आपतन कोण और अपवर्तन कोण के मान भी बहुत कम होंगे। लेकिन चूंकि आई व आर का मान बहुत कम होते हैं या बहुत छोटा है, आई व आर का मान बहुत छोटा है या बहुत छोटा है, इसलिए यहाँ क्या कंडीशन आ जाएगी यहाँ पर, इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो साइन आई है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, आई, एंड साइन आर है इसको हम क्या लिख देंगे, आर। ठीक है, तो यहाँ पर हम फार्मूला बनाएंगे, इसमें क्या कर देंगे, म्यू इक्वल साइन आई को हटा के ओनली क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, एंड साइन आर को हटा के क्या लिख देंगे, ओनली आर। तो अपन क्या आ गया, आर। या हम पक्षांतर करके इसकी वैल्यू निकालेंगे आई की, तो म्यू में आर का इंटू होगा, तो म्यू आर, ये बन गया समीकरण नंबर एक, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब हमको करना क्या है कि इस आई और आर का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, जैसे भी पिछले वाली में किया था कि जो किसी भी त्रिभुज में जो बाह्य छेदक कोण रहता है, त्रिभुज का बाहर का जो कोण रहता है वो अंदर के दो कोणों के योगफल के बराबर रहता है। तो हमको ऐसे दो त्रिभुज ढूंढना है जिनमें बाहर का कोण को हम अंदर के कोण के योगफल के बराबर कर देंगे, जिससे हम आई और आर का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम दो त्रिभुज लेते हैं। सबसे पहले देखिए त्रिभुज ए ओ पी, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो क्या लिखा, त्रिभुज ए ओ पी में कौन सा कोण ले रहे हैं हम, बाह्य कोण ले रहे हैं, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण क्या रहता है, अंदर के कोणों के ऊपर के बराबर रहता है। इसमें बाहर कोण कौन सा बनता है, आई, और अंदर के दो कोण कौन से हैं, सॉरी, त्रिभुज कौन सा लीजिए, ए ओ सी तक लेना पड़ेगा हमारे लिए, ए ओ सी, ये वाला नहीं, ये त्रिभुज आएगा। ये यहाँ पर पूरा आपतन फ्रंट पे गया हुआ है। कौन सा त्रिभुज लिया हमने, त्रिभुज ए ओ सी में। ठीक है, तो इसमें बाहर कोण कौन सा बन रहा है, आई, तो क्या हो जाएगा, आई बराबर अंदर कोण कौन कौन से हैं, एक अल्फा है और एक थीटा है। तो ये आई, अल्फा और थीटा के सम के इक्वल रहेगा। तो आई इक्वल हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। हमको आई का मान मिल गया। अब हमको कौन सा मान चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए। अब हम जाते हैं दूसरे वाला त्रिभुज कौन सा, ए आई सी, इस वाले त्रिभुज में हम जाएंगे। तो लिखा हमने त्रिभुज ए आई सी में कौन सा कोण लेना है, हमको बाह्य कोण लेना है, बाह्यगत कोण लेना है। तो अब इसमें देखिए बाह्यगत कोण कौन सा बन रहा है हमारे पास में, देखिए बाहर कोण कौन सा बन रहा है, थीटा, और अंदर कोण कौन सा बन रहा है, आर और बीटा। मतलब क्या हुआ कि ये थीटा है, अंदर के दो कोण आर और बीटा के योग के बराबर रहेगा। यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, आर की। तो आर इक्वल मिल जाएगा थीटा माइनस बीटा। अब हम इस आई
और r का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में, तो लिखा समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 में ये वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो हमको क्या चल रहा है, i, तो i को हटा के लिखेंगे r प्लस थीटा इक्वल में म्यू की जगह म्यू लिखा, r को हटा के लिख देंगे थीटा माइनस बीटा। कितना मिल गया। अब चूंकि हमको यहाँ से एक फार्मूला मालूम है जो अभी हमने पहले भी अप्लाई किया था, क्या किया था कि कोण बराबर होता है क्या, चाप बटे त्रिज्या। तो हमने लिखा कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे अब हम। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम कौन सा कोण निकालते हैं, अल्फा। तो अल्फा में देखिए अल्फा बराबर यहाँ पर ये हम चाप लगाएंगे ए से पी तक, तो चाप क्या हो जाएगी ए पी और त्रिज्या क्या हो जाएगी ओ पी। तो ये जो अल्फा है, तो अल्फा बराबर हो जाएगा, अल्फा यहाँ बन रहा है तो यहाँ से चाप क्या लगेगी ए पी लगेगी, तो चाप ए पी और त्रिज्या क्या हो जाएगी ओ पी हो जाएगी। सेम ऐसे करके हम निकालेंगे बीटा, बीटा कहाँ बन रहा है यहाँ, तो ये बीटा इस पे बन रहा है, तो इस पे चाप क्या हो जाएगी ए पी और त्रिज्या क्या हो जाएगी आई पी, तो बन जाएगा इसमें AP अपान में IP। ऐसे करके अब हम कौन सा वाला कोण निकालना है, थीटा, तो थीटा बराबर इससे चाप क्या लग जाएगी AP और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी CP, तो बन गया AP अपान PC लिख लेते हैं या CP कोई बात नहीं। ये सब वैल्यू अब हम किस में रख देंगे, इस फार्मूले में रख देंगे। इसको चाहे तो हम समीकरण नंबर दे सकते हैं, इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 2 दे देते, एक ऑलरेडी हो गया, ये दूसरा, तो लिखा समीकरण नंबर 2 से, तो लिखते हैं समीकरण 2 से। तो ये सब वैल्यू हम इसमें पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अल्फा, तो अल्फा की जगह हम लिख रहे हैं AP अपान में OP, फिर प्लस थीटा, थीटा क्या है हमारे पास में AP अपान PC बराबर में म्यू की जगह म्यू फिर से आ गया थीटा, इस थीटा को हटा लिखा AP अपान PC माइनस बीटा, बीटा क्या है AP अपान IP, ये हो गया। अब इन सभी में देखिए क्या कॉमन है, AP कॉमन है, इधर से हमने AP कॉमन निकाला, तो ये बचेगा 1 अपान OP प्लस 1 अपान PC इक्वल में म्यू, यहां से भी क्या कॉमन निकाल रहे हैं हम, AP कॉमन निकालना है, तो ये AP कॉमन निकाल लिया, तो बचेगा यहाँ पर 1 अपान PC 1 अपान IP। अब दोनों साइड AP से AP कैंसिल, जो पार्ट बचा हुआ उसको अभी हमने लिखा 1 अपान OP 1 अपान PC इक्वल म्यू इंटू 1 अपान PC माइनस 1 अपान IP। इसको चाहो तो समीकरण 3 दे दो। अब हम यहाँ से चिन्ह परिपाटी से करेंगे, मतलब हमको दूरियां लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम वस्तु की दूरी, वस्तु कहाँ रखी है ऊपर, तो कहाँ से नापनी है दूरी P से, तो O से P तक की दूरी जो वस्तु की दूरी रहती है उसे किससे लिखते हैं U से, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए किसका आएगा माइनस का, तो O से P तक की दूरी जो है वो क्या हो जाएगा माइनस का U। अब हम लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब ये बन रहा है ध्रुव से। अब चूंकि ये जो वस्तु थी लेफ्ट हैंड साइड थी इसलिए वो माइनस का आया, लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है राइट हैंड साइड में, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी भी रहेगी और किसमें रहेगी प्लस में, तो I से P तक की दूरी जो रहेगी IP इक्वल क्या हो जाएगा प्लस का भी हो जाएगा ना। अब हम क्या निकालेंगे वक्रता त्रिज्या, तो P से C तक की दूरी जो है PC वक्र त्रिज्या किसमें रहेगी प्लस में, क्योंकि ये राइट हैंड साइड है इसलिए प्लस का R रहेगा। अब ये सब मान किसमें रखेंगे समीकरण 3 में, लिखा समीकरण 3 से। तो सबसे पहले देखिए 1 अपान OP, OP कितना है माइनस का U, फिर किसका साइन है प्लस का है। अब यहाँ पर देखिए PC, तो पहले लिखा 1 अपान PC, PC कितना है हमारे पास में R, तो R लिख दिया इक्वल में म्यू की जगह म्यू ब्रैकेट के अंदर 1 अपान PC कितना है R, तो लिख दिया R माइनस, अब यहाँ पर IP, तो IP हमारे पास में कितना है V, तो लिख दिया V। अब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, तो ये माइनस का 1 अपान U प्लस का 1 अपान R, म्यू का 1 में कितना हुआ, तो म्यू अपान R माइनस क्या हो जाएगा म्यू अपान V। अब हम पक्षांतर कर रहे हैं, ये जो हिस्सा है प्लस
म्यू अपान आर। किसको करते हैं पक्षांतर? ये जो हिस्सा है इसको पक्षांतर कर रहे हैं, ये माइनस का है, इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। और ये माइनस का बना अपन एडिटिव लिखा, ये म्यू अपान आर, ये प्लस का बना अपान आर है, इधर आके किस हो गया? माइनस का। तो ये बनने जाएगा म्यू अपान वी माइनस 1 अपान यू, दोनों में आर है इसलिए बन जाएगा म्यू माइनस 1। सेम वही का वही फार्मूला बन गया जो अभी हमने बनाया था, इसको आप पलट के लिख सकते हैं।